हेलो टू ऑल। आज हम हमारा जो अध्याय प्रथम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे उसके आगे का ही टॉपिक चालू कर रहे हैं और चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारी इतिहास की जानकारी के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है, उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम इतिहास की जानकारी के अगले स्रोत की ओर जा रहे हैं। उस दिन हमने पढ़ा था कि इतिहास की जानकारी के मूलतः दो मुख्य स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। उसके बाद साहित्यिक स्रोतों का हमने उपविभाजन किया था, वो कुछ इस प्रकार का था। मैंने आपको चार्ट भी बनवा कर दिया था उस टाइम पर। वो था कि ये मुख्य रूप से धार्मिक, धर्मेत्तर और वंशावलियों के रूप में विभक्त है। धार्मिक के भी फिर 3 भाग थे और धर्मेत्तर के भी 4 भागों में विभाजित किया गया था। अब हम साहित्यिक स्रोत के अलावा जो इतिहास की जानकारी का एक मुख्य स्रोत और है पुरातात्विक स्रोत, उसके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आज हम पढ़ रहे हैं इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोत। जैसा कि अगर आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, ये पुरातात्विक वर्ड से मिलकर बना है। जैसे मैं हमेशा आपको बताती आई हूँ काफ़ी सारी क्लासेस में, किसी भी वर्ड का अगर हमें मीनिंग जानना है तो उसका सीधा और सरल तरीका क्या है, वही जो आपके दिमाग में आ गया है, शब्द का संधि विच्छेद कर दें। यहाँ पर अगर हम पुरातात्विक का संधि विच्छेद करेंगे तो पुरा प्लस तत्व यहाँ नज़र आ रहे हैं शब्द। पुरा मतलब प्राचीन और तत्व यानी कोई भी ठोस वस्तु। ठोस वस्तु कुछ भी हो सकती है, बर्तन, मृद भांड, कपड़े, कुछ भी चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से वह है स्रोत जो प्राचीन है, ठोस वस्तु के रूप में है और हमें इतिहास की कोई जानकारी प्रदान करते हैं, वो पुरातात्विक स्रोतों के अंदर गिने जाते हैं। यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत का यही तात्पर्य है, वह समस्त अतीत में मिले हुए अवशेष जिनके माध्यम से हम इतिहास की, अतीत की कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वे पुरातात्विक स्रोत की श्रेणी में आते हैं। तो मैं इसका आपको अर्थ बता देती हूँ, वो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। पुरातात्विक स्रोत का अर्थ क्या है? अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करने की प्रक्रिया पुरातत्व तथा यह स्रोत पुरातात्विक स्रोत कहे जाते हैं। एक और आपको मैं परिभाषा बताऊंगी सरल शब्दों में। अगर आप देखें दूसरे शब्दों में, जैसे मैं आपको हर वीडियो में कहती आई हूँ, आज भी दोबारा कहूँगी, ये सब आपको नोट डाउन करना है। एक नोटबुक पूरी तैयार करनी है जिसके अंदर ये सारे नोट्स आपके पास में हों। अतीत से प्राप्त व समस्त अवशेष जो तत्व के रूप में
उपलब्ध हैं और हमें ऐतिहासिक ज्ञान प्रदान करते हैं पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ अब अपन आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं कि पुरातात्विक स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है। पुरातात्विक स्रोत के भी कुछ उपभाग हैं। जैसा जब मैंने आपको चार्ट बनवाया था पिछले वीडियो में, उसमें पुरातात्विक स्रोतों के भागों का भी विभाजन कुछ हद तक मैंने आपको बता दिया था, पर उसे हम अच्छी तरीके से पूरी तरीके से डिस्क्राइब करके इस वीडियो में ही कंटिन्यू करेंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि पुरातात्विक स्रोत के और कौन कौन से भाग हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से जब विभाजन की दृष्टि से देखा जाए या सुविधा की दृष्टि से देखा जाए कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत किन किन तत्वों को रखा जा सकता है, तो उसको हम मूलतः 5 भागों में बांट करके देख सकते हैं। पहला है उत्खनन से प्राप्त अवशेष, पुरावशेष। दूसरा है अभिलेख। तीसरा है सिक्के एवं मुद्राएं। एवं मुद्राएं। और चौथा है स्मारक एवं भवन। और अंतिम जो है 5वां पॉइंट वो इस प्रकार से है, मूर्तियां, शैल चित्र, कला एवं अन्य कलाकृतियाँ। मूर्तियाँ, शैल चित्र, कला एवं अन्य कलाकृतियाँ। ये पुरातात्विक स्रोतों के 5 भाग हैं। इसके 5 उपबिंदु हैं ये, इनको आपको नोट कर लेना, इसी तरीके से चार्ट बना लेना है। फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक करके। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर बिंदु है उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष। उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसा नाम से पता चल रहा है, उत्खनन यानी खुदाई। खुदाई करने के बाद में हमें जो भी अवशेष प्राप्त हुए मृदभांड के रूप में, बर्तनों के रूप में, उन्हें उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष के कैटेगरी में रखा गया है। इस श्रेणी में जब खुदाई की गई अलग अलग इतिहासकारों द्वारा किसी भी जगह की कोई जानकारी, ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु, तो उत्खनन में सबसे ज़्यादा मृदभांड हमें मिल पाए हैं। मृदभांड मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन। उन बर्तनों पर की गई आकृतियाँ, बने हुए चित्र, उनकी रंग की शैली, चित्र की शैली, उसके ऊपर बनी हुई आकृतियाँ हमें ये बताती हैं कि जिस समय से संबंधित ये मृदभांड हैं वो किस तरीके की संस्कृति से संबंधित थे, वो लोग चित्रकला का कितना ज्ञान रखते थे, कैसे रंगों को वो पसंद करते थे, उन्होंने कहाँ से प्राप्त करते थे, रंगों की बनावट क्या थी, बर्तनों की बनावट क्या थी। इस प्रकार से हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ इस उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से मिल जाती हैं। इसके अलावा उत्खनन में हमें औजार प्राप्त हुए। औजार, जब मानव इतना ज़्यादा विकसित नहीं था तो वो
काफ़ी सारी चीज़ों को काटने के लिए, बनाने के लिए, फल सब्जियों मांस आदि को काटने के लिए विभिन्न प्रकार के औजारों का उपयोग करता था। वो औजार हड्डियों से बने हुए हो सकते थे, वो औजार पत्थरों से बने हुए थे, कुछ लोहे या कोई तांबे वगैरह के भी औजार हमें उपलब्ध हुए हैं। तो इस तरीके के औजारों से हमें पता चलता है कि मानव का दिमाग कहाँ तक विकसित हो चुका था उस समय में, और किस प्रकार के औजार का उपयोग करके वो किन चीज़ों को काटता होगा, बनाता होगा, और किस तरीके का उसका खान पान रहा होगा, या फिर सिलाई कढ़ाई के कोई औजार, उनसे हमें उनके पहनावे की भी जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार से और उत्खनन से प्राप्त अवशेष जो हैं उसमें कुछ प्रकार के उपकरण भी आए हैं। उपकरण जैसे मैंने आपको अभी बताया, सिलाई कढ़ाई से संबंधित कोई उपकरण हो सकते हैं, या फिर कोई और चीज़ बनाने का कोई उपकरण हो सकता है, जैसे कि आग जलाने का उपकरण हो सकता है, चूल्हा हो सकता है। इस तरीके के काफ़ी सारे अवशेष हैं जो कि उत्खनन से प्राप्त अवशेष की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा मृद भांड मिले हैं, तो मृद भांड अलग अलग रंग के, अलग अलग आकृतियों के मिले हैं, जिस आधार पर उन मृद भांडों को 3 से 4 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आपके पैराग्राफ में साफ साफ दिखाया गया है ये 4 संस्कृतियों के नाम। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मृदभांड संस्कृति क्या है। वो संस्कृति जिस संस्कृति के अंतर्गत मृदभांडों का उपयोग किया जाता था, मिट्टी से बने हुए बर्तनों का उपयोग करके ही जीवन की दैनिक चर्या को पूरा किया जाता था, वो मृदभांड संस्कृति मानी जाती है। इसको 4 उपभागों में बांटा गया है, इसके रंग और इसकी ऊपर बनाए हुए चित्र और आकृतियों के आधार पर। सबसे पहला इसका जो भाग है वो है गेरुए रंग युक्त मृदभांड संस्कृति। वो मृदभांड जो कि गेरुए रंग लिए हुए थे। अब गेरुआ रंग कहाँ से लाते थे? समुद्र के पास, नदियों के पास में जो गेरुए रंग के लाल पत्थर हुआ करते थे, लाल मिट्टी हुआ करती थी, उन्हें घिस करके गेरुआ रंग बना लिया जाता था। काले व लाल मृदभांड परंपरा। काले और लाल मृदभांड परंपरा क्या थी? जब बर्तनों को मिट्टी का बनाकर उन्हें पकाया जाने लगा, गरम करके उन्हें पकाया जाने लगा, तो उसका रंग लाल सा हो जाता था, या फिर उस पर लाल रंग करके और फिर उसे जब पकाया जाता था या फिर उसे कच्चे से पकाने के रूप में लाते थे तो उसका रंग काला भी हो जाया करता था। और इस तरीके की संस्कृति लाल व काले मृदभांड परंपरा से संबंधित मानी गई है। चित्रित सिलेटी रंग की मृदभांड संस्कृति, ये उस तरीके की संस्कृति है जब सिलेटी रंग वही मिट्टी और पत्थरों से प्राप्त किया गया और उसके ऊपर चित्र अंकित किए गए। वो लोग अपने बर्तनों को सुंदर बनाने के लिए रेखाएं अंकित कर दिया करते थे। लाल रंग की, सफ़ेद रंग की, चूने के रूप में उन्हें सफ़ेद रंग भी मिल जाया करता था, तो इनसे वो रेखाएं अंकित करते थे, बिंदु अंकित कर देते थे, फूल अंकित कर देते थे, जानवरों को देखते थे तो वैसा अंकित कर देते थे, पेड़ों को अंकित कर देते थे। तो इस तरीके की जो चित्रित संस्कृति थी वो चित्रित सिलेटी रंग की मृदभांड संस्कृति में मानी जाती है। अगला जो आपका इसका भाग है वो है उत्तरी काली चमकीली परंपरा। ये उस तरीके की परंपरा है जिसके अंतर्गत बर्तनों को पका करके उसके ऊपर चमकीली मिट्टी और चमकीले पत्थर को घिस करके जो बुरादा प्राप्त किया जाता था उससे उस बर्तन को रंग दिया जाता था और उसके ऊपर सुंदरता अंकित कर दी जाती थी चित्रों के माध्यम से। वो आपकी है उत्तरी काली चमकीली परंपरा। इस तरीके से हमें पता चलता है कि उत्खनन से काफ़ी सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। अब आपको मैं एक बार बता देती हूँ उत्खनन से प्राप्त अवशेष या इससे क्या तात्पर्य है, ये भी आप साथ के साथ नोट भी कर लेना, इसका मीनिंग, इसका अर्थ। वे मृदभांड औजार एवं उपकरण आदि जो उत्खनन में उत्खनन मतलब खुदाई से प्राप्त हुए हैं तथा हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। वे इस श्रेणी में आते हैं।
आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो उत्खनन से प्राप्त अवशेष कहलाते हैं, दोनों ही बातें हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपको इसका मीनिंग लिख लेना है। ठीक, अब हम अपने अगले बिंदु की ओर चलेंगे, अभिलेख। तो हमारे भारत में काफ़ी सारे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी उपलब्धियों को, अपनी विजयों को अंकित करवाया लिखित रूप में। कुछ ने किताबों के रूप में, कविता के रूप में, कहानी के रूप में अंकित करवाया, वो साहित्यिक स्रोत के अंदर माने गए। परंतु कुछ राजाओं ने अपने द्वारा बनी हुई इमारतों को, छतरियों को अपने आप को यादगार बनाने के लिए, अपनी विजयों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी सारे लेख पत्थरों पर अंकित करवाए। ठीक है, इमारतों पर अंकित करवाए, मूर्तियों पर अंकित करवाए। वो सारे लेख हमें किसी न किसी प्रकार के राजा की, उससे संबंधित समय अवधि की, संस्कृति की विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्रदान करते हैं। जब हम उन्हें पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो आपके कहलाते हैं अभिलेख। इसका मैं आपको पहले मीनिंग बता देती हूँ, अर्थ बता देती हूँ, ये आप लिख लीजिए। वह लेख जो किसी प्रकार के पत्थर या वस्तु पर अंकित हो, अभिलेख कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूँ अभिलेख क्या है। वह लेख जो किसी पत्थर पर, कोई इमारत पर या कोई वस्तु पर अंकित है, जो हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। इस तरीके के अभिलेखों के बारे में आपको बताया भी है आपकी पुस्तक में। जैसे आप देखेंगे पेज नंबर 5 पर दिया गया है, आप अंडरलाइन भी कर लेंगे इसे। अशोक के अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, ये जो अभिलेख हैं ये इतिहास की जानकारी के बहुत ही मुख्य स्रोत माने जाते हैं। इन पर आपको अंडरलाइन कर लेना है। इसके बाद एक चीज़ दी गई है, अशोक के अभिलेख खरोश और ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये लिपि थी जिसमें ये अभिलेख लिखे गए हैं, तो इस पर भी आपको अंडरलाइन कर लेना है। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, तीनों प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। यानी शिलालेख, शील पर लिखे हुए, किसी भी पत्थर पर या किसी बड़े पत्थर के टुकड़े पर लिखे हुए लेख। स्तंभलेख, किसी स्तंभ पर, किसी राजा ने कोई स्तंभ बनवाया, कुछ बनवाया, उसके ऊपर लिखे हुए लेख। और गुहालेख, गुहालेख मतलब गुफाओं में लिखे गए लेखों को अभिलेख के अंदर माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ अंडरलाइन करने हैं। यहाँ पर जूनागढ़ का रुद्रदामन का शिलालेख, इस पर 1 नंबर का, आधे नंबर का प्रश्न आ जाता है, तो इसे आप विशेष रूप से अंडरलाइन कर लेंगे, शॉर्ट प्रश्न तैयार कर लेंगे। और स्तंभ लेखों के अलावा चंद्र का महरौली स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख प्रमुख माने जाते हैं। और ताम्र लेख से गुप्तों के इतिहास की जानकारी बहुत ज़्यादा मुख्य रूप से मिलती है। इस तरीके से अगर हम देखें तो अभिलेख बहुत मुख्य स्रोत हैं जानकारी के, क्योंकि अभिलेख जो हैं जिस समय में लिखे गए थे वैसे ही हमें आज भी उपलब्ध है। क्योंकि अगर कागज़ पर कोई चीज़ लिखी जाती है तो समय बीतने के साथ कागज़ के ख़राब होने की संभावना होती है, पानी में बह जाने की संभावना हो जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा के समय उनकी कहीं चले जाने की संभावना होती है, यानी कि नष्ट होने की संभावना होती है। जबकि जो प्रस्तर है पानी, धूल, वर्षा, तूफान सब झेलता है, पर उस पर लिखी हुई जो चीज़ होती है इतनी जल्दी नहीं मिटती, यानी सालों साल हमारे साथ बनी रहती है। इसलिए ऐसा माना जाता है ये मूल जिस रूप में थे उसी रूप में इसकी लिखावट अभी भी हमारे सामने मौजूद है। इसलिए ये एक इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोतों में से एक माने जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे अपना जो अगला जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत है, सिक्के व मुद्राएं।
सिक्के व मुद्राएं, ये तीसरा बिंदु है हमारी ऐतिहासिक जानकारी के स्रोतों का। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी कि इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं उनमें सिक्कों का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है, क्योंकि सिक्के जो हैं वो न केवल किसी राजा के बारे में बताते हैं, उसकी जन्म मृत्यु के बारे में बताते हैं, बल्कि ये सिक्के हमें उस राजा की, उस राज्य की समृद्धि के बारे में भी पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। जिस समय जिस राजा के समय जैसे सिक्के चले, जिस धातु के सिक्के चले, वो हमें उसकी समृद्धि का प्रतीक बताते हैं। जैसे किसी राजा के समय सोने के सिक्के प्रचलन में थे, यानी उस राजा के समय में सोना अधिक था, जनता के पास भी गया होगा, यानी वो राजा समृद्ध था। जिस समय तांबे या लोहे के थे, यानी उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो इस तरीके से सिक्के जो है हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, सिक्के हमें एक तरीके की मुख्य जानकारी और प्रदान करते हैं। वो क्या है कि आप मान लीजिए एक राज्य इस एरिया में था, यहाँ पर किसी एक ही तरीके के, एक ही बनावट और एक ही चित्र के सिक्के पाए गए। इस बाउंड्री तक वो सिक्के हैं, तो हम क्या मानेंगे कि इस सिक्कों का प्रचलन जिस राजा ने करवाया, या इस तरीके के सिक्के जिस राजा से संबंधित थे, उस राजा का राज्य इधर तक रहा होगा। अब इसके अंदर ये राज्य भी हो सकता है, ये अलग जिला भी हो सकता है, ये अलग कोई गांव भी हो सकता है, पर एक से सिक्के प्रचलन में थे, यानी ऐसा ही रहा होगा। इसके बाद कहीं आसपास के जगहों में दूर दूर ऐसे सिक्के देखे गए, पर कम मात्रा में देखे उस तरीके के कोई सिक्के, तो हमें क्या जानकारी देते हैं कि इस राजा का इस राज्य से कोई ना कोई संपर्क रहा होगा, कोई व्यापारिक लेन देन रहा होगा, कोई खरीद या बेच का संबंध रहा होगा, या उनका कोई आपस में ऐसा व्यापारिक संबंध रहा होगा। तो इस तरीके से सिक्के हमें राज्य की सीमाओं के बारे में भी जानकारी देते हैं और अन्य राज्यों से व्यापारिक संबंधों की जानकारी भी प्रदान करते हैं। तो सिक्के और मुद्राएं, जैसे कि आपको दो चित्र भी दिए हैं, समुद्रगुप्त का वीणाधारी सिक्का, ये हमें किस चीज़ की जानकारी प्रदान करता है कि समुद्रगुप्त का वीणा बजाने में कोई ना कोई रुचि थी, यानी वो संगीत प्रेमी था। इस तरीके से जो सिक्के हैं हमें रुचियों के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद आपको एक सिक्का बताया है नहपान का चित्र, जैसे कि इस सिक्के में आपको एक चित्र नज़र आ रहा है जो कि हमें जानकारी देता है कि उस व्यक्तित्व का किस प्रकार से उस जगह की, राज्य की स्थिति में एक इम्पोर्टेंस भूमिका थी, तभी तो उसका चित्र उन सिक्कों पर अंकित किया गया है। इसके बाद में है आपको, जैसे बीच में एक जगह अंडरलाइन करना है, मैं बता दूं आपको, बयाना राजस्थान व जोगलथम्पी नासिक से काफ़ी सारे सिक्कों के ढेर मिले हैं। ये ऐसी जगहें हैं जहां अगर आपसे पूछा जाए कि ज़्यादातर ऐतिहासिक जानकारी के सिक्के हमें राजस्थान में किस स्थान से मिले हैं, इस पर प्रश्न बन जाता है। आपको पता होना चाहिए बयाना और जोगलथम्पी, ठीक है। राजस्थान में तो बयाना और नासिक में जोगलथम्पी नामक स्थान से हमें सिक्के मिले हैं। इसके बाद में सिक्के के साथ में कुछ मोहरें भी प्रचलित थी, मोहरें, ठीक है, जिनका उपयोग करके भी व्यापार फरोख्त आदि काम में किए जाते थे। उन पर भी राजा, व्यापारी, सामंतों के नाम अंकित हुआ करते थे, उनके हस्ताक्षर होते थे, जो कि हमें राजा का किसी समय से या किसी सील, किसी मोहर से उसके संबंध के बारे में जानकारी प्रदान करता है, उसके व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। एक और आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है, बसाड़ प्राचीन वैशाली से 274 मिट्टी की मुद्राएं मिली हैं, ठीक है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कहाँ से सबसे सर्वाधिक मिट्टी की मुद्राएं मिली है, तो बसाड़ प्राचीन वैशाली से मिली हैं। इसके बाद में आपको एक टॉपिक दे रहे हैं, सिक्कों से प्राप्त जानकारी, यानी कि सिक्कों से क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। ये टॉपिक आपको विशेष रूप से नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको सिक्कों के, इसका प्रश्न भी आप लिखेंगे, मैं लास्ट में भी लिखवा दूंगी, सिक्कों से प्राप्त जानकारी का वर्णन कीजिए, या फिर ये भी बन सकता है कि सिक्के इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत क्यों माने जाते हैं, बताइए। तब आपको इन्हीं पॉइंट्स को बताना है और इनको डिस्क्राइब करना है। जैसे पहला है तिथि क्रम का निर्धारण, मैंने आपको बताया सिक्कों में जो तिथियाँ होती है उससे हमें पता चल जाता है किस राजा किस समय अवधि तक संबंधित था। धार्मिक विश्वास और जानकारी, जिस राजा ने किसी सिक्के पर किसी भगवान की चित्र अंकित करवा दिया, किसी धर्म से संबंधित चित्र अंकित करवा दिया, तो हमें ये जानकारी मिल जाती है कि उसका धार्मिक विश्वास किस भगवान के साथ में या धर्म के साथ में था। कला पर प्रकाश, यानी कि सिक्के, जैसे कि हमें समुद्रगुप्त का सिक्का ये बताता है कि किस प्रकार की वो कलाकारी को पसंद करता था।
या किसी सिक्के पर कोई और चित्र अंकित है तो वो भी कलाओं का वर्णन देता है। व्यापार और आर्थिक स्तर की जानकारी मैंने आपको बताया था, जिस समय जैसे सिक्के चले जिस धातु के, वो उस जगह की समृद्धता को बताता है। साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था। अगला है नवीन तथ्यों का उद्घाटन, कई नई जानकारियाँ भी प्रदान करता है, क्योंकि कई जगह पर सिक्कों पर किसी अन्य राजा के भी हस्ताक्षर होते थे, किसी राज्य से संबंधित है और किसी और राजा का हस्ताक्षर है, या कहीं पर किसी बेगम का हस्ताक्षर है, किसी रानी का हस्ताक्षर है, तो वो भी हमें नई जानकारियाँ प्रदान कर देते हैं। या फिर यहाँ के सिक्के कहीं और प्राप्त किए गए कुछ समय बाद तो हमें बताते हैं कि इसका संबंध किसी और राज्य से भी किसी न किसी रूप में रहा था। शासकों की रुचियों का ज्ञान, जैसे कि समुद्रगुप्त वाला सीधा सा इसका उदाहरण है, इस तरीके की रुचियों का ज्ञान हमें मिल जाता है। इसके बाद जो अगला अपना पॉइंट है इतिहास की जानकारी के स्रोतों में, वो है स्मारक और भवन। स्मारक और भवन नाम से हमें पता चल रहा है, स्मारक किसी भी राज्य द्वारा बनवाए जा सकते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा बनवाए जा सकते हैं, और भवन और स्मारकों में भी काफ़ी लेख लिखे हुए होते थे, चित्र अंकित हुए होते थे। उधर की स्थापत्य हमें ये जानकारी प्रदान करती है कि इतिहास में इस तरीके के स्थापत्य को फॉलो किया जाता था, इस तरीके की संस्कृति थी, तभी यहाँ पर ऐसे रंगों का उपयोग किया गया है और इस तरीके के चित्रों का अंकन किया गया है। जैसे व्यक्ति की रुचि थी वैसे ही वो अपने भवनों में, स्मारकों में स्थापत्य का और चित्रों का प्रदर्शन करते थे, जो कि रुचि को, संस्कृति को, उस समय के सांस्कृतिक जीवन को, सामाजिक जीवन को प्रदर्शित करने का एक अच्छा साधन माना जा सकता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे, लास्ट की 5वीं लाइन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, शेखावाटी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में शैल चित्र मिले हैं। अब यहाँ पर नाम आया है, सॉरी थोड़ा नीचे मिस्टेक हो गया था, अब आपको यहाँ अंडरलाइन करना है कंबोडिया के अंगरकोट वाट के स्मारक, जावा के बोरोबुदर के मंदिर भारत का अन्य देशों में औपनिवेशिक और सांस्कृतिक विस्तार की कहानी को बताते हैं। ये कुछ 2 महत्वपूर्ण उदाहरण है इसके। कंबोडिया के अंगरकोट के स्मारक, कंबोडिया जगह का नाम है, वहाँ पर अंगरकोट वाट के स्मारक है। जावा जगह का नाम है, वहाँ पर बोरोबुदुर नाम के मंदिर है, जो कि ये बताते हैं कि ये दोनों ही देश भारत से बाहर है, पर वहाँ पर भी भारतीय ही संस्कृति के, भारतीय ही स्थापत्य के प्रकार के मंदिर और स्मारक हैं, यानी भारत का संबंध इन क्षेत्रों से भी था, या फिर भारतीय संस्कृति और धर्म को इन क्षेत्रों में भी अपनाया और फॉलो किया जाता था। इसके बाद जो अंतिम पॉइंट की ओर हम बढ़ रहे हैं वो है मूर्तियाँ, शैल चित्रकला और अन्य कलाकृतियाँ। तो ये जो है हमें इतिहास की बहुत सारी जानकारी प्रदान करती है। जैसे हमें पता चल रहा है मूर्तियाँ ऐसी काफ़ी सारी ऐतिहासिक मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई है खुदाई में या कहीं और से भी, जो कि हमें बताती हैं कि जिस समय से वो संबंधित है उस समय किस तरीके का पहनावा रहा होगा, क्योंकि उन मूर्तियों को वैसे ही पहनावा दिया होगा, वैसे ही आभूषण दिए होंगे, वैसे ही उनका फेस कट दिया होगा, जिससे हमें पता चलता है उस समय में ऐसा रूप स्त्री या पुरुष का रहा होगा, ऐसे आभूषण वो पहनते होंगे, ऐसे कपड़े वो पहनते होंगे, है ना। उनकी सोच को वो प्रदर्शित करती है कि ऐसे उनके कल्पना होगी कि ऐसा मानव का रूप और कदकाठी हो, तो वो चीज़ हमें मूर्तियों से जानकारी मिलती है। साथ में कई सारी मूर्तियों पर कुछ लेख भी लिखे हुए थे, जिन्हें मूर्ति लेख के नाम से भी जाना जाता है, या आप यहाँ पर नोट कर लेंगे मूर्ति लेख क्या थे। काफ़ी सारी मूर्तियों पर कुछ लेख भी लिखे हुए होते थे, जिन्हें मूर्ति लेख के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसी के साथ में जो अगली चीज़ अपन पढ़ रहे हैं, शैल चित्रकला क्या है, ये भी आपको यहाँ पर इसका अर्थ लिख लेना है। मैं बता देती हूँ, शैल चित्र का मतलब होता है शैलो, यानी गुफाओं। शैलो का मतलब होता है गुफाएं। शैलों में अंकित चित्र क्या कहलाते हैं? शैल चित्र कहलाते हैं। इस तरीके से पहले जब मानव इतना विकसित नहीं था तो उसने अपने निवास स्थान के रूप में किन जगहों को बना रखा था? गुफाओं को अपना घर बना रखा था। जिन घर में आज भी अपन रहते हैं उसको सजाते हैं, उसी तरीके से मानव जब शैलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, तो उसको भी सजाता था। और सजाने के लिए वो आसपास में मिले हुए पत्थरों से, या जैसे मैंने आपको बताया रंग बना करके चित्र बना देता था, काफ़ी सारे डॉट बना देता था, लकीरें खींच देता था, जानवरों के चित्र बना देता था। कुछ लेख भी लिखे जाते
जाते थे, कई सारे तो ऐसे हैं जिन्हें आज तक पढ़ ही नहीं पाए क्योंकि उनकी लिखावट ऐसी है जिससे हम परिचित नहीं है, उन पर अनुसंधान जारी है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे लेख चित्र मिल जाते हैं। तो जो वो चित्र मिलते हैं वो तो कहलाते हैं शैल चित्र, और इसी प्रकार के जो लेख मिलते हैं वो शैल लेख कहलाते हैं। ये भी इतिहास की जानकारी के एक प्रमुख स्रोतों के रूप में उपलब्ध है, क्योंकि ये भी पत्थर के शैलों में ही बने हुए हैं, जो जैसे थे वैसे ही उपलब्ध है, हमें उसमें कोई भी बदलावट नहीं आई है। और लास्ट चीज़ है अन्य कलाकृतियाँ। जैसे अन्य कलाकृतियों में हम किन चीज़ों को जोड़ सकते हैं, कोई टूटे फूटे कौड़ियाँ इसके अंदर आ सकती हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो कि इतिहास की जानकारी से संबंधित है पर पत्थरों के रूप में उपलब्ध हैं, छोटे मोटे औजारों के रूप में उपलब्ध हैं। इस तरीके की काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करती है। इसमें एक पॉइंट और था शैलाश्रय, वो आप भी ध्यान दे लेंगे। शैलाश्रय का मतलब क्या है, जब मानव शैलों में गुफाओं में रहा करता था, जो उसका आश्रय था वो शैलाश्रय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक था पुरातात्विक स्रोत का, ये पूरा ख़त्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आपने इसे नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो अब मैं आपको इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न दे रही हूँ जिन्हें आपको पूरा कर लेना है गृह कार्य के लिए। उन्हें आप जो आपकी नोटबुक बना रहे हैं उसमें समय समय पर पूरा करके होमवर्क में सेंड करते चले जाएंगे टाइम से टाइम, और इन्हें आप आगे के लिए भी संग्रहित करके रखेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम टाइम में ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आ पाए। तो आपको नोट कर लेना है। सबसे पहला प्रश्न जो बनेगा वो रहेगा, जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी, पुरातात्विक स्रोत क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है पुरातात्विक स्रोत का क्या अर्थ है। दूसरा प्रश्न रहेगा, उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के बारे में आप क्या जानते हैं। अगला प्रश्न जो मुख्य रूप से बन सकता है वो ये रहेगा, मृदभांड संस्कृति का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न होगा वो इस तरीके से है, शैलाश्रय व शैल चित्र से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न, सिक्के इतिहास की जानकारी के इतिहास की जानकारी हेतु महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं। और जो अंतिम प्रश्न है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड वो है निबंधात्मक प्रकार का है, इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।
तो यहाँ पर आपको इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना है, उनके आंसर्स को अपनी नोटबुक में तैयार करके सेंड कर देना है। यहीं पर अपना ये आज का वीडियो ख़त्म हुआ है, ये टॉपिक फिनिश हुआ है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे भारत के वैभवपूर्ण अतीत से संबंधित जो दूसरा बिंदु है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।